बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सब जो यहाँ आज मौजूद हैं वर्ल्ड NGO डे पे, हमारी कोशिश है, एक छोटी सी कोशिश, कि हम जो इस वक्त NGOs काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो इस सेशन से, इस डिस्कशन से, हमारे जो राउंड टेबल डिस्कशन है ऑनलाइन कोविड के दरमियान, उससे कुछ सीख सकें और हम अपने एक्सपीरियंसेस को कुछ शेयर करें। कुछ अगर मुश्किलात इस वक्त हम सामना कर रहे हैं, उसके कुछ अगर हल हमारे जो हमारे पास अगर हैं, या हम मिलके अगर कोई हल की तरफ जा सकते हैं, उसको शेयर करें लोगों के साथ। जज़ाकल्लाह खैरन आप सबका कि आप सब ने हमें ज्वाइन किया। वी हैव डॉक्टर बारी फ्रॉम इंडस हॉस्पिटल, we have Shazia Amjad from PCP, we have Mushtaq Saab from TCF and PF, and we have Ali Allahwala from KDSP, and we have Dr. Ahsan Rabbani from Child Life, and I'm representing Orange Tree Foundation. हम कोशिश करेंगे कि अपना जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको उर्दू में रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे, इस डिस्कशन से मुस्तफ़ीद हो सकें और फ़ायदा हासिल कर सकें। हमारी कोशिश ये होगी कि इस पूरे जो डिस्कशन है NGO वर्ल्ड NGO डे पे, तो इस डिस्कशन को ज़्यादातर इंटरेक्टिव रखें। अपने जवाबात को इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर रखें, ताकि सबको भी मौका मिले बात करने का, और ज़्यादातर लोगों को मुख्तलिफ जो ओपिनियंस हैं उनको सुनने का मौका मिले। मैं शुरू करूँगा, एक 2-4 मिनट आप लोगों के लूँगा, ताकि उसके बाद फिर हम अपना पहला सवाल रोल आउट करेंगे कि जो हमने इस साल जो सीखा ऑरेंज ट्री फाउंडेशन ने ड्यूरिंग कोविड, और बहुत सारे लोगों को एक नए तर्ज ज़िंदगी देखने को और प्रैक्टिस करने को मिला, कि हमने ये देखा कि कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप्स अगर डेफिनेटली एक अच्छे काम के लिए की जाएं, तो अल्लाह ताला उसमें बड़ी बरकतें दे देते हैं। वो मल्टीप्लाई होती हैं, उससे बेनिफिट जो उसका इट हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट। ऑरेंज ट्री फाउंडेशन जो है वो, जैसे आप लोग जानते हैं, कि एजुकेशन के लिए काम करती है और मेन स्ट्रीम एजुकेशनल स्कॉलरशिप देती है। लेकिन ऑरेंज ट्री फाउंडेशन ने अपनी जो भी टीम और रिसोर्सेज की मदद से इस एक साल में जिसमें कोविड आया और अभी भी चल रहा है, अल्लाह ताला इससे हम सबको महफूज रखे और जल्द इस वबा से हम सबको निजात दिलाए, आमीन। तो इसमें हमने ये देखा कि जो हमने कोलैबोरेशंस करी, पार्टनरशिप्स करी, वो एक मल्टी डायमेंशनल थी। मिसाल के तौर पे मैं 1 से 2 मिनट में इंशाल्लाह अपनी बात का इख्तिताम करूँगा, कि जैसे हमने मुश्ताक साहब के साथ जो है कोविड के राशंस का काम किया, डॉक्टर बारी के साथ हमने काम किया कोविड के दरमियान, और उसमें हमने हेल्थ केयर, राशंस, और अभी भी ऑरेंज ट्री फाउंडेशन जो है वो इंडस अस्पताल के लिए कोविड कैंपेन चला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे ऑरेंज ट्री फाउंडेशन के काम में कोई फ़र्क नहीं आया, रत्ती भर फ़र्क नहीं आया। सिमिलरली हमने आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मुश्ताक साहब ड्यूरिंग कोविड का, जब ये स्टार्ट हुआ राशन का, और अभी वी कोलैबोरेटेड, और उसमें हमने KRT के साथ और सैलानी और ईदी और सब ने मिलके उसमें माशाल्लाह अपने अपने जो भी छोटा बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा कि ऑरेंज ट्री के अपने कामों में कोई फ़र्क नहीं आया, बिकॉज़ जज्बा था, सब लोग एक कॉज के लिए काम कर रहे थे, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे थे, अल्लाह ताला के लिए की राह में काम कर रहे थे। इसी तरह हम हर रमज़ान में चाइल्ड लाइफ के साथ कोलैबोरेट करते हैं। उनके जितने सेंटर्स हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे तरीके से, एक अहसन तरीके से हम इफ्तार, डिनर जो है वहाँ सर्व करें। और हर रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मैं ये इसलिए बात बता रहा हूँ कि इससे ईमान ताज़ा होता है, कि हम हर रमज़ान जो भी हम टारगेट अपना रखते हैं, वो हमारा फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान अचीव हो जाता है। हम फिर बाकी 3 हफ्ते पैसे नहीं ले रहे होते, तो हम रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं। और चाइल्ड लाइफ के जितने भी बड़े अस्पतालों में, अभी एहसन साहब जो है वो आप लोगों को मे बी मेंशन करेंगे कहाँ कहाँ ये लोग अपना जो है इन्होंने सेंटर अपने रखे हुए हैं, जिसपे बड़े बड़े सारे अस्पतालों में
تو اس تمام جگہوں پہ ڈیلی افطار کا ڈنر پہنچ رہا ہوتا ہے اورنج ٹری فاؤنڈیشن کی ٹیم کی طرف سے. اینڈ دس از ناٹ تھرو اورنج ٹری فاؤنڈیشن کا جو ایجوکیشن کا ونگ ہے اس سے, یہ وہی ٹیم ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ کولیبریٹ کیوں یہ کرنا چاہتی ہے, تو ہاں ٹھیک ہے, آؤٹ آف دیٹ ایریا وہ کام کر رہی ہوتی ہے, بیکاز اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے یہ کام کر سکتے ہیں. سملرلی ٹی سی ایف کے ساتھ جو ہے ہم نے کولیبریشن کری, اور کے ڈی ایس پی کے ساتھ کری مین اسٹریم ایجوکیشن میں, جہاں پر ہمارے آپس میں الائن ہو گئے ہیں ہمارے جو مشن ہے, وہاں پر ہم نے ان کے ساتھ کولیبریشن کرنی. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ میرا صرف ایک این جی او ورلڈ این جی او ڈے پہ جو میرا پہلا اور سب سے امپورٹنٹ میسج ہے وہ یہ ہے کہ اچھے آرگنائزیشنس کے ساتھ, اچھے لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہیے ہے, پارٹنرشپ کرنی چاہیے ہے. آپ اگر اپنے اس گروپ کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس گروپ کے ساتھ کریں, بی گروپ کے ساتھ کرتے ہیں تو بی گروپ کی مدد سے کریں. But we need to help each other. We need to collaborate. We need to have a greater impact together. تو اس پہ میں اپنا پہلا جو سوال ہے اس سے شروع کروں گا انشاءاللہ تعالی. وہ یہ کہ, اور یہ پہلا سوال جو ہے, کیونکہ we are fortunate to have شازیہ امجد from PCP, تو میری خواہش یہ ہے کہ شازیہ اور اگر ڈاکٹر احسن اس پہ کوئی روشنی ڈال سکیں کہ جو اس وقت ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے فار این جی اوز, اور اس میں جو ایڈیشنل گورنمنٹ کی طرف سے جو ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں این جی اوز پہ, اور جیسے بھی ریسنٹلی اب جیسے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہم نے بھی رجسٹر کرا, بیکاز ہم یہاں سندھ میں بیسڈ ہیں. تو سو ایوری ڈے وی یس دیر از اے گلوبل چیلنج, دیر از اے نیشنل لیول چیلنج. And yes, some challenges are definitely, maybe most of them are legit. But بات یہ ہے کہ ہم سب الحمدللہ جو بھی اس وقت اس فورم پہ ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب صاف کام کرتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ ہیں, آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں, تمام جو بھی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہے وہ پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. But still most of the time we feel sort of some sort of suffocation کہ اب یہ بھی ہمیں پورا کرنا ہے, اب یہ بھی کرنا ہے, اب یہ بھی کرنا ہے. سو میں اس پہ آپ دونوں سے کہوں گا کہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور ہمیں بتائیں کہ لیٹ اسٹارٹ وتھ مس شازیہ امجد کہ کس طرح آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں, یہ جو ایڈیشنل ریکوائرمنٹس ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے اور جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, اس جو آج کل کی ایک گلوبل جو ایک بیسکلی سلسلہ چل رہا ہے. اور پھر then maybe Dr. S.M. Rabbani can also shed some light on that, please. Ji, thank you so much. It's great to be part of a very eminent panel here. And I'm really also grateful for Orange Tree Foundation کہ آپ نے NGO Day کے حوالے سے بڑی ایک ریلیونٹ کانورسیشن جو اس وقت ضروری ہے وہ ہم کر رہے ہیں. آپ نے NGO کی ریگولیشنز کی بات کی اور انکریزنگ ریگولیشنز کی بات کی, تو یہ بات بالکل درست ہے. I have been with PCP for the past 6 years and I've seen over a period of time کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں رجسٹریشن ریکوائرمنٹس اور ڈفرینٹ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. آئی تھنک اس کی ایک بڑی وجہ جو اگر یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ رہتا تو اس نیشنل لیول ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بڑی سملر رہتی, لیکن چونکہ اب 18th امینڈمنٹ کے بعد سوشل ویلفیئر اور این جی اوز کی رجسٹریشن ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے, تو ہمیں بڑا ایک ویریشن نظر آتی ہے اکراس پروونسز, جہاں ہر پروونس جو ہے وہ خود لیجسلیٹ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے ان کو ڈفرینٹ این جی اوز کو رجسٹر کیا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی یہ جو ریگولیشن ہے یہ 2 ٹیئر ہو گئی, ایک فیڈرل لیول کا ٹیئر ہو گیا اور ایک پروونشل لیول کا ٹیئر ہو گیا, اور اسی لیے اس میں بہت ڈپلیکیشن بھی نظر آتی ہے. ان مائی اوپینین یہ سبجیکٹ جو ہے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو نیشنل یا فیڈرل لیول پہ ہی ہونا چاہیے تھا, تاکہ آپ کی ایک نیشنل ڈیٹا بیس ہوتی اور ایک نیشنل لیول رجسٹری ہوتی, ون ونڈو آپریشن ٹائپ کی, جہاں پہ تمام ملک کی جتنی بھی این جی اوز ہیں ان کو رجسٹر کیا جاتا. جیسا کہ
यूके में हमें नजर आता है चैरिटीज कमीशन के सिलसिले में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये हमारे पास हमारा जो लेजिस्लेशन है या हमारा जो लीगल कंस्ट्रक्शन है या कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्शन है मुल्क की, वो इसी तरह ही है। इसमें जो एक नई चीज मजीद प्रेशर में इजाफा कर रही है, वो फैटफ की रिक्वायरमेंट है। और फैटफ की रिक्वायरमेंट पे आपको पता ही है और हम सब खबरों में भी सुनते हैं कि पाकिस्तान कभी ग्रे लिस्ट कभी ब्लैक लिस्ट। तो उसमें एक एंड वी हैव बीन पार्ट ऑफ दैट दोस कॉन्वर्सेशंस जहाँ पे तकरीबन कोई 27 एक्शन पॉइंट्स हैं जो कि एनजीओ से रिलेट करते थे, जो कि हुकूमत ने पूरे करने थे। और उनमें 27 में एक जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि एक रजिस्ट्री जो है वो नेशनल लेवल पे एनजीओज की नहीं है। अब उस रजिस्ट्री को इन्होंने टैक्स रजिस्ट्री के साथ भी जोड़ा है फेडरल लेवल पे, जहाँ पे एक नेशनल लेवल डेटाबेस जो है उन इदारों का जो कि 236 का अप्रूवल ले रहे हैं वहाँ हो रहा है। अब ये जो 2 टियर हमारी रजिस्ट्रेशन है उसमें हम फेडरल लेवल पे देखें तो आपकी क्लियरली 3 डिस्टिंक्ट अथॉरिटीज हमें नजर आती हैं। पहली अथॉरिटी जो है जो कि आईएनजीओस को भी देखती है और एनजीओस को भी देखती है, वो आपका फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जहाँ पे आपने कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट को अपने आप को बताना होता है कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट हैं इसलिए हमें टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और जो जहाँ पे वी किक इन। सो दैट इज समथिंग जो कि सबके लिए बिल्कुल यूनिफॉर्म है। लेकिन इससे आगे अगर बढ़े तो फेडरल लेवल पे बड़ी क्लियर हमें डिस्टिंक्शन नजर आती है ईएडी के साथ और एमओआई के साथ। अगर आप आईएनजीओ हैं तो आपको एमओआई के साथ एक एमओयू साइन करना पड़ेगा, एंड व्हिच इज बेसिकली अ सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर ऑल पर्पसेस। एंड सेकेंडली जो ईएडी है वो नेशनल लेवल एनजीओस के लिए रजिस्टर कर रहा है, एमओयू कर रहा है कि अगर आप किसी भी फॉरेन एजेंसी से पैसे ले रहे हैं तो आपने अपने आप को रजिस्टर करना है ईएडी के साथ, ताकि हुकूमत को ये पता लग सके कि आप कितनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं या कितनी क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग पाकिस्तान में आ रही है। और आप उसको, और जब वो आपसे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट मांगते हैं तो उसमें आप बताते हैं कि आप कहाँ काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। सो यकीन करें कि इस चीज से हम भी मुबर्रा नहीं है। इवन पीसीपी हैज हैड एन एमओयू विद ईएडी, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, छोटी-मोटी जो हम सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं या इंटरनेशनल इदारों के साथ मिलकर रिसर्च करते हैं और हमारी जो सर्विस फी आती है, उसके लिए हमें भी उनको बताना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये तो इस वक़्त एक फेडरल लेवल टियर का एक स्ट्रक्चर हो गया। जहाँ तक प्रोविंशियल लेवल की ताल्लुक है, अब वहाँ पे हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट और किसी हद तक होम डिपार्टमेंट जो है वो इस वक़्त एनजीओज़ की रजिस्ट्रेशन में या एनजीओज़ की सिक्योरिटी चेक्स में और उसमें इन्वॉल्व हैं। और अब जो एक वहाँ पे भी अब एक दूसरा टियर इमर्ज होता नज़र आ रहा है। आई थिंक कराची में भी अब ऑलमोस्ट फॉर्म्ड है। वो प्रोविंशियल चैरिटीज़ कमीशन है, जिस तरह सिंध में सिंध चैरिटीज़ कमीशन है, पंजाब में पंजाब है और केपी में केपी है। मेरी अंडरस्टैंडिंग मैंने तीनों जो चैरिटीज कमीशन है अभी तक जो फॉर्मुलेट हुए हैं उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, हमने उसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर भी किया और देखा भी। तो उसमें एक चीज जो हमें समझ में आती है वो ये है कि ये किसी भी तरह से इसका कोई लीगल वो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एनजीओ का सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाने के लिए, क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पे एनजीओ का डेटा फ्रेगमेंटेड है। आपको बाज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नजर आता है, बाज प्रोविंशियल लेवल पे नजर आता है, फिर आपको कुछ इंडस्ट्रीज में जो सोसाइटीज वाली हैं वो इंडस्ट्रीज में रजिस्टर्ड नजर आती हैं, जो आपको सोशल वेलफेयर वाली हैं वो एक फर्क लॉ में नजर आती हैं, जो ट्रस्ट है वो डीसी ऑफिस में रजिस्टर होता है। और इसी तरह ही आपको बड़ी फ्रेगमेंटेशन नजर आती है। तो बजाय इसके कि उन वो किसी एक इस इन सब से रजिस्ट्रेशन खत्म करते हैं, उन्होंने एक टॉप अप में एक और लेयर बना दी, जिसको चैरिटीज कमीशन अब कह रहे हैं, जहाँ पे आपने जाके अपने आप को सिर्फ डेटाबेस के लिए रजिस्टर करना है।
لیکن پنجاب میں ابھی بھی یہ لٹیگیشن میں ہے. وی آر ناٹ کلیئر کہ یہ کس رخ پہ جائے گا. آئی ایم ناٹ ریئلی شیور کہ سندھ میں یہ کس طرح ایوالو کر رہا ہے. All this has put a lot of pressure on the ecosystem, on the NGO ecosystem. And I think اس میں ایک جو اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فائنینسنگ آتی تھی یا ڈونیشن کے جو پیسے آتے تھے اسپیشلی جو ہمارے ڈائسپورا سے آ رہے ہیں یا آؤٹ سائڈ پاکستان کراس بارڈر فائنینسنگ جو ہماری آ رہی تھی اس میں اب بہت سارے ایشوز اینڈ بہت سارے ہرڈلز آ رہے ہیں. So the money that was very flexible and easily accessible for NGOs to carry on their good work is not that easily accessible now. اور یہ ایک بڑا ایریا آف کنسرن ہے اور جس میں ہم اپنے طور پہ بھی سٹنگ ہیئر ان اسلام آباد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ لیولس پہ ابھی ہم نے 2 ویبینارز کیے, ایک پائڈ کے ساتھ کیا اور ایک اور ایس ڈی پی آئی کے ساتھ کیا اور اب ہم مزید بھی کرنے جا رہے ہیں ایک لاہور میں بھی. And then we are also in conversation with different government agencies کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکے, کس طرح اسٹریم لائن کیا جا سکے تاکہ یہ جو ڈونیشن کے پیسے ہیں یہ اداروں کو آسانی سے مل سکیں, اینڈ اسپیشلی ان اداروں کو جن کے پاس شفافیت بھی ہے اور کریڈیبلٹی ہے اور جو پراپر, جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی کہ اچھا کام کرنے والے نیٹ کلین صاف ستھرے ادارے ہیں اور جن کا کام سب جانتے ہیں, ان کو کم از کم اس میں کوئی مسائل اور کوئی ہرڈلز جو ہے نہیں آنی چاہیے. آئی تھنک اس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز بھی ہے جس کے لیے پی سی پی نے کافی گورنمنٹ میں اب اسٹینڈ بھی لیا ہے اور ہم مزید بھی اس پہ ڈائلاگ بھی کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ چونکہ اب یہ پیسے ریسٹرکٹیڈ ہیں اور این جی او اسٹرگل کر رہے ہیں وتھ فائنانسز, تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو کوئی پیکج دینا چاہیے ٹو دا این جی اوز, سارٹ آف اسٹیمولس پیکج, جو کہ جس سے یہ سیکٹر جو ہے وہ بالکل اسٹرینگولیٹ نہ ہو جائے بلکہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسی فنڈنگ موجود ہو جس سے یہ دے کین کنٹینیو ٹو ڈو دا گڈ ورک دیٹ دے آر ڈوئنگ. We are also doing a policy influencing work. ابھی ہمارا ایک سیٹ آف اوکیجنل پیپر سیریز آ رہی ہے جس میں ہم اسی ان ڈفرینٹ فنومیناز کو دیکھ کے اور کیپچر کر کے and we are putting them out and we are continuously in conversation with the relevant stakeholders within the government to see کہ ہم جو ایک پازیٹیو رول این جی او انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے, ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے جو ہم رول کر سکتے ہیں اور جہاں جہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. So if there are any questions, I'm happy to answer them. But I think this was my response to your question. Jazakallah khairan. Thank you so much, Shazia. Dr. Ehsan, would you like to add something to this? Sure. Thank you so much. In light of the NGO Day, I would say that Corona has demonstrated that it was both a health issue and an economic issue, which means that the need for the civil society to do its part has increased. یعنی ہمارا کام اور بڑھ گیا ہے اور اس موقع پہ جب اسپیس لمٹ ہوگی تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. لیکن یہی ایک موقع ہے جس ایڈورسٹی میں اپرچونٹی بھی ہے کہ جب ہیلتھ پہ فوکس بڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیلتھ والی این جی اوز ہیں وہ گرو کرنے کا موقع ملے گا ان کو. ایڈورسٹی تو بے شک ہے اور میں اس پہ بھی آؤں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پازیٹیو پوائنٹ بھی نوٹ کروں. ابھی یہ ہم نے خبر سنی کہ پچھلے 2.5 سال میں 14 دفعہ پاکستانی ریمیٹنسز ہیو کراس $2 billion a year, which shows the power of the پاکستانی ڈائسپورا, چاہے وہ ریمیٹنس کے تھرو آئے یا چاہے وہ ڈونیشن کے لیے آئے. تو ہاں ٹھیک ہے, آپ کو ای اے ڈی سے رجسٹر ہونا ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رجسٹر ہو جائیں گے وہ اس منی کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈونیشنز کو ٹیپ کر سکیں گے. پھر کورونا کے دوران you have seen especially in سندھ کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو بڑا انگیج کیا. I have seen مشتاق صاحب, فیصل محمود, ڈاکٹر باری sitting in numerous meetings with the Sindh cabinet and working very closely with them. So I think this is also a positive element کہ government and this sector is opening up, and اس opening up کی opportunity میں ضروری ہے کہ ہم اسٹیک ہولڈرز کو یہ بتا سکیں کہ کم از کم جو لارج آرگنائزیشنز ہیں جو پی سی پی سرٹیفائڈ ہیں, آپ ان کو کچھ ایگزیمشن دے دیں. جن کو آپ خود پیسے دیتے ہیں ان کو آپ
अगर वो पीसीपी रजिस्टर्ड है तो उनको डुप्लीकेशन का आप एग्जेम्पशन दे दें. जैसे कोरोना के दौरान 6 महीने तक ईएडी वाला मामला सस्पेंड कर दिया गया था. तो इसी तरह सिंध चैरिटीज कमीशन है या सिंध ट्रस्ट एक्ट है, इफ यू आर पीसीपी सर्टिफाइड मे बी यू कैन गेट अ वेवर फॉर 3 to 5 years. इसी के साथ एक और बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट है जो फेडरल, जो शाजिया ने कहा बहुत अच्छा कहा, फेडरल लेवल की चीजें तो आप डुप्लीकेशन से बचा सकते हैं. इफ वी टॉक टू द स्टेक होल्डर्स इन फेडरल, अगर आप पीसीपी सर्टिफाइड है, शाजिया प्लीज करेक्ट मी, 1000 ऑर्गेनाइजेशंस अब पीसीपी सर्टिफाइड है जी. इस वक्त तो तादाद कुछ ज्यादा है इससे, और एंड द नंबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. जी. तो ये जो पीटर ड्रकर ने कहा ना, 3 तरह की एनजीओ होती हैं. एक जो करप्ट होती है, छोटी होती है तादाद में. एक ज्यादा मेजॉरिटी होती है जिनको मर्सनरी एनजीओ कहा जाता है, जिस चीज के लिए पैसा है वो काम करेंगी. और एक स्मॉल सेगमेंट होता है जो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जिसमें से मैं समझता हूँ कुछ लोग यहाँ बैठे हुए. उस मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन पीसीपी रजिस्टर्ड, उनको हुकूमत फंड भी करे, डुप्लीकेशन से अवॉइड करे. और मेरी बड़ी पुरानी दरख्वास्त है पीसीपी से कि अगर आप पीसी सर्टिफाइड हैं, जो कम से कम 151, कम से कम फेडरल लेवल पे तो आप डुप्लीकेशन से अवॉइड हो सके. सो आई थिंक ये एनवायरनमेंट चेंज होने वाली नहीं है. 18th अमेंडमेंट इज ह्यूजली पॉलिटिकल. हमें जो लोग एक से ज्यादा सूबे में काम करते हैं उन्हें हर सूबे में जाके रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी. So that's what we have to live with, but we should also look at the advantage of working closely with the and tap on the funds of the government. Thank you, Dr. Ehsan. अच्छा, जो सेकंड हमारा जो टोटल हम कोशिश करेंगे आज 6 टॉपिक्स कवर करने की. सेकंड हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि जिस पर हमारा ईमान भी है कि मुश्किल के बाद आसानी आती है, और मुश्किल में से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जैसे अभी डॉक्टर एहसन ने अभी जिक्र किया. तो मैं आप सब से गुजारिश मेरी ये है कि मैंने तो शुरू में टॉक के शुरू में ही अपनी जो तकरीर करनी थी वो मैंने कर दी, तो मैंने अपना टाइम ले लिया. बट मैं आप सब से गुजारिश ये करूँगा कि अगर 2 मिनट में हर आप जितने भी हमारे मेहमान हैं, अगर अपने जो ये कोविड का जो ये माहौल चला है, और अब जो अल्लाह करे कोविड अख्ताम पे है और अल्लाह करे कि जल्दी अख्ताम पजीर हो, कि इसमें आपके चैलेंजेस और आपके ख्याल में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर इफ़ यू कैन शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू विद इन 2 minutes. Let's start with Mushtaq साहब. Okay. Assalamu alaikum everybody. Yes, आपने जैसा कहा उमर, और हमारे ईमान है कि हर मुश्किल के बाद आसानी और राहत आती है. कोविड has been a challenge, but Allah Ta'ala works in such preordained and proper ways कि हमने देखा है कि इस मुश्किल में अल्लाह ताला ने एक किरण हम सबको जोड़ दिया. एक किस्म से हम सबको एक राह पे अल्लाह ने डाल दिया है कि जो हम नेकी काम बढ़ चढ़ के करते हैं. आपने देखा कि अर्थक्वेक के टाइम पे भी हमने देखा यही फिनोमेना. और जब भी कोई ऐसी कैलामिटी आती है तो मैं नहीं कहता हूं कि हमेशा आनी चाहिए कैलामिटी, और हमको कैलामिटी का इंतजार करना चाहिए जुड़ने के लिए, लेकिन हो सकता है कि ये कैलामिटी के साथ साथ हमको अल्लाह राह दिखा दे और हमको दिलों में ये डाल दे कि मिल के काम करने में बरकत है. नंबर 1. नंबर 2 ये है कि सिटीजन फाउंडेशन के हवाले से या पेशेंट फाउंडेशन के हवाले से और हर एनजीओ में ये सिलसिला था कि हमारे डोनेशंस पे बहुत बड़ा असर आने वाला है. कोविड की वजह से बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, और जो हमारा कारोबार है, जो डोनेशन जमा करने का, उस पे सम पीपल सेड के 25, 30, 40% तक असर आ जाएगा. मैं सबसे पूछता हूं, मैं 2 इदारों में काम जिसमें कर रहा हूं, उसमें मैं दावे से कहता हूं हमारे डोनेशंस बढ़ गए. सिटीजन फाउंडेशन एंड पेशेंट एड फाउंडेशन रिकॉर्ड पे हैं कि कोविड के दौरान और हमारी डोनेशन और हमारे काम में इजाफा हो गया.
नंबर 2 काम ये हुआ कि हमारे बच्चों का, हमारे एलमनाई, हमारे जो बच्चे पढ़ के निकले हैं, उनकी एक किस्म से एक जज्बा कि वो घर घर जाके लोगों को राशन, लोगों को पैसे, लोगों को हेल्थ केयर इक्विपमेंट और बच्चों को वर्क बुक्स प्रोवाइड करने में उन्होंने हमारा इतना साथ दिया है। एंड फाइनली एक सबसे बुनियादी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, लेकिन अच्छे अच्छे प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल्स ने अपने स्टाफ की 30% तक सैलरियां काट दी कोविड के दौरान। Citizen Foundation and Patient Aid Foundation had decided on the first day of COVID कि हम इस वक्त पे अगर हम उनका साथ ना दें, अपने लोग जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनको इस वक्त हमारी जरूरत है, तो उनका साथ देना हमारा फर्ज बनता है। तो उनको तनख्वाहें घर बैठे हमने पहुंचाई और महीना खत्म होने से पहले। और तो कहने का मकसद इन जनरल ये है कि मेरा ये ख्याल है कि हम मिलके काम करेंगे तो बरकत होती है, और हम आपस में एक दूसरे के साथ मशवरे शराकत करें, और हो रहा है ये बहुत। इंडस हॉस्पिटल के बारिश साहब गवाह हैं, एहसन रब्बानी है, हर इदारे के साथ हम मिलके, किसी की कोई एनजीओ या चैरिटी का काम, किसी की कोई इजारादारी नहीं। और आज के दौर में हम जितना शेयर करेंगे उतना ही आपका भी भला होगा, और वो छोटे एनजीओ या दरमियाने एनजीओ या बड़े एनजीओ का भी भला होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि हमको ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरन। डॉक्टर बारी, अगर आप 2-3 मिनट में अपनी एक्सपीरियंस बता दें कि कोविड के दरमियान आपने क्या चैलेंजेस या क्या अपॉर्चुनिटीज देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और मेरा ख्याल में हम सबका एक्सपीरियंस ही रहा है। और बाय सेकंड, और देखिए एक चीज़ रियलाइजेशन जो है ना, हम हुकूमत को की बुराइयां भी करते रहते हैं हर वक्त पे ऊपर, लेकिन इस कोविड के दौरान जो मैं थोड़ा सा शेयर करूं कि जब जो पहला केस 26 फरवरी को कराची में और इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुआ, तो सुबह 8 बजे 27 फरवरी को मुझे सीएम हाउस से फोन आ गया कि जी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है कोविड के स्ट्रेटजी बनाने के लिए। और जब वहाँ प्रेजेंटेशन हुई तो 12 घंटे के अंदर जो मरीज जो ईरान से पेशेंट आया था उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उसमें पिछले 3 महीने में जितने वीजे इश्यूज हुए थे वो इतने काम, कितने लोग आ गए, कितने बाकी हैं, वो इतना काम हुआ कि खुशगवार हैरत हुई कि गवर्नमेंट के सेटअप में भी ये चीज हो सकती। और फिर मैंने उसको उस वक्त कहा कि देखिए ये बात जो है ना, यहाँ 20-25 लोगों को पता है कि इतना काम हुआ है, तो इसको थोड़ा सा प्रोपेगेट भी करें। और फिर उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लोगों को बताया गया। मैंने ये कहा कि ये आप पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि कोई है जो उनको देखने के लिए मौजूद है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सीएम साहब ने कहा कि जी हमको हमारे अपने प्रोसेसेस जो है ना वो हमको इस इमरजेंसी में डील करने में महीनों लग जाएंगे। तो फिर विद इन 300 मिलियन रुपए दिए गए कि हमने कहा हम करके देते हैं। तो विद इन अ वीक 1-2 हॉस्पिटल खड़े हो गए, फिर लैब की कैपेसिटी बढ़ी, और फिर उसके बाद एक कोरोना इमरजेंसी पर देखें ये रियलाइजेशन गवर्नमेंट में करना कि जी इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से के लिए हमको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मुश्ताक भाई को, मुझको, फैसल दीदी को एक कोरोना इमरजेंसी फंड में बिठा गया चीफ सेक्रेटरी के साथ, और फिर 3 बिलियन रुपए दिए गए कि आप इससे परचेजिंग करें, और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। तो ये एक नई चीज हुई। और उसके बाद जितनी इन सब ने मिलकर हर एक ने अपना हिस्सा डालकर वो दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया, और जो चीज 1700 रुपए की चीज थी वो 300 रुपए में ली गई पीपीईज के बाद। दूसरी जो है ना, इस क्राइसिस से एक तो जोड़ हुआ, हॉस्पिटल्स के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, अपनी इमरजेंसी की, अपने बेड्स की सिचुएशन बताना कि इमरजेंसी में इतने बेड हैं, आईसीयू में बेड है। तो ये आपस में 24 घंटे मैं उस ग्रुप को देखता था कि हर 24 घंटे हर एक बता ये मरीज है, इसको मेरे पास भेज दो, मेरे पास बेड खाली है। तो इस तरीके से ये हुआ। और फिर जो है ना, आपने पीपीईज, मास्क
जो है ना ये कैपेसिटी बिल्डिंग लोग पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उस वक्त हालात ये थे कि आपके पास पैसा जेब में था लेकिन आप मंगा नहीं सकते थे क्योंकि लॉजिस्टिक्स इतनी प्रॉब्लम थी। तो वो लोकली पीपीज बनना शुरू हो गए, मास्क बनना शुरू हो गए, फिर उसके बाद सैनिटाइजर्स आ गए, फिर उसके बाद अपने वेंटिलेटर्स तक आ गए। तो हर क्राइसिस से है। अब आप एक चीज जैसे मुश्ताक भाई ने कहा कि ये कौम एक अजीब कौम है, ऐसे तो डिसइंटीग्रेटेड है, लेकिन कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो ये एक हो जाती है, चाहे वो 2004 का वो हो, 5 का जलजला हो, या फिर 2010-11 का सैलाब हो, या ये कोविड सिचुएशन। जरूरत इस बात की है कि अब जो एक साल ये गुजरा है और इस पे ये जो चीज बनी है ना, इसको अब कंटिन्यू करना चाहिए और हम सबको एक होकर इस चीज को एक दूसरे का सहारा होकर, क्योंकि जब जो राशन लेके लोग चढ़ कर ले, 5 सैलानी हो गया, ईदी हो गया, टीसीएफ हो गया, हर एक राशन के लिए कर रहा था, उसको एक ऐप बन गया तो कोऑर्डिनेटेड हो गया, आपने किया और एंट्री ने किया, तो एक कोऑर्डिनेशन से अच्छे हम लोगों को मिल गया, लोगों को ऐसा नहीं हुआ कि एक ही जगह जमा होता चला गया। तो अब इसको स्ट्रीमलाइन कर देना चाहिए, इसको एक नॉर्म बना देना चाहिए। कराची में इमरजेंसीज इतनी होती है, आम दिनों में भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो इसको हमें पता होना चाहिए कि अगर नाजमाबाद में तो कहाँ जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, ये फील हो गया तो अब इधर से इधर ले जाओ। अमन की एम्बुलेंस जो सिंध रेस्क्यू था, उसका रोल बहुत बड़ा जबरदस्त रहा, उन्होंने कोऑर्डिनेशन करता रहा। तो मेरे ख्याल में बहुत लर्निंग है इसको, लेकिन इसको अब सस्टेन करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैरन। अली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 2-3 मिनट में अपना भी एक्सपीरियंस बताएं कि और मैं ये भी सबसे शेयर करना चाहूँगा कि ये आई थिंक अली यू हैड सजेस्टेड दिस क्वेश्चन राइट, कि कोविड अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, राइट? Gee, we were kind of mutually decided on discussing this, and पहले तो उमर भाई आपका और OTF का बड़ा शुक्रिया for giving me the opportunity to be a part of such a distinguished panel. It's a great honor. So COVID ने and I echo मुश्ताक साहब ने जो कहा और डॉक्टर बारी ने कहा, we're an amazing nation because हम out of a challenge जब rise करते हैं ना, तो ये हमें एक reinforce करता है और एहसास दिलाता है कि इस नेशन के अंदर पोटेंशियल कितना है। हम ज़रूर एक कंसिस्टेंसी में लैक करते हैं, लेकिन अगर आप डिफरेंट शोबों में देखें ना, सो ये मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर दैट वी एक्सेप्शनली हम परफॉर्म करते हैं इन द फेस ऑफ ग्रेट मुश्किलात के सामने। So that's an amazing thing to hold on to because we know कि हम कर सकते हैं come the time. We just need to build on that and kind of consistency लानी है। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करूँगा briefly क्योंकि मैक्रो लेवल पे मुश्ताक साहब ने भी जिक्र किया और डॉक्टर बारी ने भी किया कि KDSP जैसे इदारे के ऊपर क्या असरात हुए। So I'm sure a lot of you know, लेकिन KDSP द कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम एक इदारा है जो डाउन सिंड्रोम जो कि एक जेनेटिक कंडीशन है उसके साथ जिंदगी गुजारने वाले अफराद की नुमाइंदगी करता है, यानी एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की नुमाइंदगी करता है, एक डिसइनफ्रेंचाइज्ड कम्युनिटी की नुमाइंदगी करता है। तो जब कोविड आया, डाउन सिंड्रोम इटसेल्फ एक डिजीज नहीं है लेकिन एक जेनेटिक कंडीशन है, लेकिन डाउन सिंड्रोम होने की वजह से सर्टेन इलनेसेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज आया वो ये कि जब देयर इज अ वायरस अराउंड और हमें इट्स अ न्यू वायरस और हमें पता नहीं है कि इसके असरात क्या होंगे, तो हमें अपनी डाउन सिंड्रोम कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया था बिकॉज हमें पता नहीं था कि किस तरह के उनकी ज़िंदगी पे असरात आएंगे। सो KDSP इवन बिफोर द ऑफिशियल लॉकडाउन हमने KDSP को बंद कर दिया था फॉर इन पर्सन सर्विसेज फॉर टू कीप आवर कम्युनिटी सेफ। सो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें आया इस दौरान में वो हमारी डिलीवरी ऑफ सर्विस पे आया, बिकॉज अगर हमने बंद कर दिया तो इन बच्चों की जो परवरिश है और इनकी डेवलपमेंट है वो आप पॉज तो नहीं कर सकते, दैट हैज टू गो ऑन। सो KDSP वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस
जो कि we went virtual. Because we were seeing that this ये थोड़े अरसे तक ये चलेगा and we can't pause on the development of our children who have an intellectual disability. So that was the biggest challenge, because working with children or adults with an intellectual disability or virtual platforms को इस्तेमाल करते हुए and with those children, जो याद रखें कि KDSP सिर्फ एक 6 साल पुराना इदारा है, कितने सालों से अगर उनको रेलेवेंट सर्विसेज नहीं मिली हैं और उन बच्चों के साथ काम करना ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म वाज वेरी डिफिकल्ट. सो दैट वाज बाय फार आवर बिगेस्ट चैलेंज. लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि हमारे वो रास्ते आसान होते गए. एंड इवन दो द सेकेंडरी चैलेंज दैट केम अलोंग विद दैट, वो वालदैन के ऊपर आया, बिकॉज वैसे ही सब लोग इतने ज्यादा ओवरवेल्म थे और उसके ऊपर से वर्चुअली काम करना, अपने बच्चों की थेरेपीज के हवाले से काम करना, उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना, एंड उनके ऊपर भी बहुत ओवरवेलमिंग इफेक्ट आया. सो दैट वाज ऑल काइंड ऑफ अ वेरी बिग चैलेंज. हैविंग सेड दैट, हर डाउन साइड के साथ अपसाइड भी होती है, हर चैलेंज के साथ अपॉर्चुनिटी भी होती है. So KDSP was an organization that was working only in Karachi because they were in-person services थी. लेकिन जब कोविड आया और हम वर्चुअल की तरफ पुश हुए, तो फिर हमें ये एहसास आया कि जो बहुत सारी फैमिलीज पास्ट में इन पर्सन सर्विसेज के लिए पूरे पाकिस्तान भर नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर से भी कराची शिफ्ट हुए KDSP की सर्विसेज देने के लिए, अब हम उनको वर्चुअली एड्रेस कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं. सो दैट वाज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली, कि हमारे अंदर भी एक हिम्मत पैदा हुई कि हम अडेप्ट करके और इम्प्रोवाइज करके, चाहे मैं आज भी कहूंगा कि इन पर्सन सर्विसेज की इफेक्टिवनेस ज्यादा है फॉर इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम, लेकिन एटलीस्ट वी वर एबल टू गेट टू देम एंड प्रोवाइड देम विद सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, ताकि उनके बच्चों की ऑप्टिमम परवरिश हो सके. Thank you, Ali. Dr. Ehsan, if you may want to add from your perspective. COVID say there are 3 key lessons. First, your team gets battle-hardened. We run 10 emergency rooms, and across Sindh and Balochistan, we had 50 people who got infected, but ER ek din ke liye bhi band nahi hua. So this gives confidence to the team कि inshallah कोई भी मुसीबत आए, and this is great spirit to have in a battle-hardened team. Second, as an organization, you digitalize yourself. And now we are 100% paperless in terms of every check, every payment, every vendor. We can do it from a mobile phone to the vendor. नवाबशाह की नर्स को उसके बैंक अकाउंट में पैसे मिलते हैं, कोयटा के वेंडर को डायरेक्टली इनवॉइस भी ऑनलाइन आएगा, उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन हो रही है. So this is organization. Third is we also learned not directly to COVID, but as you improve systems, that you need to get audited by big 4 companies. I've seen some good organizations who go for smaller audit firms, and for obvious reasons, they are less costly, it takes less time, but the dividend is very important. When you go to the big 4, you get a quality audit. And one of the things that we came out in this audit is to have an ethics and compliance committee, which means you have to hold yourself to much higher level of ethics and compliance, which includes you cannot have a relative working in the organization. You cannot have a relative or somebody you know as illegal, but it is wise to do that. Similarly, the board should not be a family, totally independent board. The moment, so legally that's allowed. But if you're thinking long-term and you're thinking transparency, I think the rules of the game have become stricter. Thank you. Thank you so much, Dr. Ehsan. शाजिया, आप अगर थोड़ा सा एक आध मिनट में बताना चाहेंगी कि PCP के क्या एक्सपीरियंस थे, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के एतबार से ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड. जी, थैंक यू सो मच. हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारी फील्ड वर्क था इन टाइम्स ऑफ कोविड, क्योंकि जब हर चीज़ लॉकडाउन हो गई तो हमें अपना काम बहुत सारा डेस्क बेस्ड करना पड़ा, which was also a very interesting experience for us. It allowed us to look at the organization's
and evaluate them in a very different way. But on the other hand, I think जो हमारा opportunity थी इसमें वो ये थी कि बहुत सारे लोग जो हम ऑनलाइन या पार्शल ऑनलाइन या कुछ फ्लेक्सी आवर्स का कॉन्सेप्ट जो कल्चरली हमारे यहाँ इतना कोई अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आई थिंक कोविड ने उसको काफी प्रमोट किया है. And we realized that even with online working, we could work very efficiently, very quickly, and with a very less staff in office. So that was a huge learning for us कि ये हम अपनी जो cost reduction है और जो हमारी बाज़ दफ़ा inefficiencies आ जाती हैं, especially travel से अगर हमें एक फ़ायदा भी होता है field evaluation में, लेकिन travel consumes a lot of time also. And it consumes lot of resources also. So वो बड़ा एक mixed bag सा था, some good, some not so good, some troublesome, but I think overall for a working organization, I think it provided some good lessons in how to work remotely. जज़ाकल्लाह खैरन, थैंक यू सो मच. अच्छा, जो हमारा तीसरा टॉपिक हमने जो कवर करना है उसमें हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जैसे स्पेशली ये मैं जो सवाल है वो आई वुड लाइक टू डायरेक्ट दिस क्वेश्चन टुवर्ड्स मुश्ताक साहब, डॉक्टर बारी एंड शाजिया. जो हमने कोविड में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि जिसमें कि डॉक्टर बारी एंड मुश्ताक साहब वुड रिलेट टू दिस, कि जब हमने कोविड में काम शुरू किया तो उस वक्त जो है एक ग्रुप तो ऐसा था जिसमें सलानी, ईदी, केआरटी, इंडस हॉस्पिटल, ऑरेंज ट्री फाउंडेशन वगैरह वगैरह सब एक तरफ थे, और एक ग्रुप बहुत बड़ा ऐसा था जिसमें कि इंडिविजुअल लेवल पे या वो ग्रुप्स जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं वो मिलके काम कर रहे थे. उससे हुआ क्या कि लोग डेफिनेटली हर एक का जज्बा एक ही था, हर एक का कॉज एक ही था, लेकिन एक वो टुगेदरनेस उस तरह नहीं थी. टुगेदरनेस एज अ नेशन थी डेफिनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह, बट कहने का मकसद ये है कि उससे हमारे हिसाब से इतनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हुई, इतनी डुप्लीकेशन हुई कि एक तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से जो लोगों को मदद की जा सकती थी वो शायद उतनी जल्दी या उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो सकी. उसमें थोड़ा टाइम लगा. ये पता नहीं होता था कि एक आदमी को ज़्यादा चीज़ें पहुंचा दी गई और एक फैमिली को पहुंची ही नहीं. सो मैं डॉक्टर बारी से और मुश्ताक साहब से और शाजिया से एक सवाल करना चाहूँगा, एंड सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ, तो कि थोड़ा सा हम एक मुख्तसरन अगर इसको एड्रेस करें कि कैसे इनकरेज करा जाए छोटी दरमियानी ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुई या रजिस्टर होना नहीं चाहती, इस वजह से कि भाई ये पता नहीं कि ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन है वो इतनी ज़्यादा मुश्किलात से गुजर रही हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और तो हम रजिस्टर होने नहीं चाहते. और सेकेंडली है कि जो इंडिविजुअल्स हैं हमारे यहाँ, तो माशाल्लाह इंडिविजुअल्स भी ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए के जो है फलाई काम करते हैं बगैर किसी रिकॉर्डिंग के, और उसके माशाल्लाह इट्स अ ग्रेट नेशन. मैं कहूँगा हर आदमी जो है वो दिल खोल के काम करता है माशाल्लाह. हाउ टू इनकरेज दोज पीपल, दोज इंडिविजुअल्स और दोज ऑर्गेनाइजेशंस who are already doing such an amazing work कि वो इस अम्ब्रेला के अंडर आए ताकि मिल के बेहतर काम किया जा सके. सो अगर डॉक्टर बारी आप शुरू कर लें, देन मुश्ताक साहब, फिर आप, और आखिर में शाजिया जो है अपना उस पे ऐड कर दें कमेंट. देखिए, एक तो इसमें ये एकदम नहीं होगा. इसके लिए देखिए, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो आज यहाँ बैठी हुई है पहले साथ नहीं थी, ये आहिस्ता आहिस्ता ये हो गई है, और ये एफर्ट लगाया गया था. और मुझे याद है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को सीएम आउट में बुलाया गया था और एक सेंट्रलाइज किया गया, और उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि आप लोग डिसाइड कर लें कि ये मैं ये करूंगा, मैं ये रीजन लूंगा, मैं ये रीजन लूंगा, और फिर एक ऐप डेवलप कर दिया जाए, जो कि अनफॉर्चुनेटली ज्यादा नहीं हो सका. तो एक सिस्टम डेवलप होना जरूरी है, और थोड़ा सा जो गवर्नमेंट को अपनी रेट को जरूर करना चाहिए कि जी आप लोग ये, अगर यहाँ पर कोई है, और प्राइवेटली भी लोगों को
آہستہ آہستہ اور اپنی اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھیں. یہ نہیں کہ یہ ایک سینٹرلائز ہے, ہر ایک کی اپنی آئیڈینٹی قائم رہے, لیکن ان کو ڈیفائن کر دیں یہ ایریا خالی ہے, اس ایریا میں جیسے ابھی ویکسینیشن ہو رہی ہے نا, ویکسینیشن میں آپ نے ایک سسٹم لے لیا, آپ کا ایڈریس ہے, آپ اس سینٹر میں جائیں گے. اب آپ دوسرے سینٹر میں جا ہی نہیں سکتے, آپ چلے بھی گئے تو وہاں آپ کے پاس پن کوڈ وہاں پر پہنچا ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے کوئی ایک نظام بنانا پڑے. دباری صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی کہ جب یہ کووڈ کے حوالے سے جب سی ایم ہاؤس میں خاص طور پہ ریشن کے ڈسٹریبیوشن میں گورنمنٹ نے کوشش کی تھی, اور سارے جتنے, یا آپ نے سیلانی کا نام لیا یا اور دوسرے دیگر لوگ جو ڈسٹریبیوشن میں ہیں, سب کو اکٹھا کر کے بٹھا لیا ایک ہی ٹیبل پہ, ایپ بھی کریٹ کر دیا گیا, ایریاز بھی بانٹ دیے گئے. لیکن دیکھیں یہ اتنا آسان کام نہیں, جیسے باری نے بھی کہا کہ یہ کرتے کرتے ہوگا انشاءاللہ. آئندہ دنوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے کوآپریشن کولیبریشن بڑھے گی. لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ کسی کی پرسنل گلوری کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. کلیمٹی ہے یا کوئی اس طرح کا کام ہے, آپ وہ ایک او ٹی ایف کے بینر میں کریں یا سیلانی اپنے بینر میں کرے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی کسی کی امپورٹنس کم نہیں ہوتی. آج کم از کم یہ ہو گیا ہے, جیسا آپ نے کہا کہ ہمارے فیصل عیدی ہے, دل کا اتنا اچھا ہے, اتنا وسیع کام کر رہا ہے, اتنا بڑا کام, لیکن مشورے کے لیے باری کے پاس, میرے پاس اکثر اب آ کے بیٹھنے لگا ہے کہ صاحب مجھے بتائیے کہ میں اگر ہیلتھ کیئر میں کچھ کام کروں. تو یہ ایک جذبہ جو ہے یہ ڈیفینیٹلی کریٹ ہو گیا, اور یہ جذبے کو ہم کو پروان چڑھانا ہے, یہ جذبے کو ہم کو لے کے چلنا ہے, تاکہ جیسا آپ نے کہا نا کہ ڈپلیکیشن ہوا ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن ہم اس پہ تھوڑا سا محنت کریں, تھوڑا سا کام اس پہ اور ضرورت ہے کہ لوگوں کو اعتماد آ جائے کہ کوئی پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن یا انڈس ہاسپٹل کوئی پورا ہم کھانے کے لیے نہیں بیٹھے, ہم یہاں آپ کے ساتھ ہیں, آپ بھی کریں ہم بھی کریں, ہمارا مقصد ہمارا آبجیکٹو ایک ہی ہے, ایونچول گول ایک ہی. دوسری بات میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کچھ ٹانگ کھینچنے والوں کو بھی ذرا تھوڑا سا ہم کو گائیڈ کرنا پڑے گا, میڈیا یا دوسرے لوگ. یہاں آپ دیکھیں کہ اس دوران اتنی نیگیٹو خبریں کہ صاحب وہ تو سندھ گورنمنٹ کے منسٹروں نے اپنے گھروں میں راشن رکھ لیا اور راشن بک رہا ہے, اور ہو سکتا ہوتا ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن یار ہر چیز کا یار تھوڑا ہم کو تحمل سے اور ایک کنسرٹڈ ایفرٹ اگر لے کے چلیں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اب بہت اچھا ایک گراؤنڈ ورک طے ہو گیا ہے, اینڈ وی شوڈ ناؤ کیش آن دیز ایفرٹس. تھینک یو. اچھا شازیہ, بیفور آپ اپنا سٹارٹ کریں, میں اس پہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میری ایک پرسنل ریکویسٹ ہے ڈاکٹر باری کو, مشتاق صاحب کو, کہ دیکھیں یہ جو کووڈ میں جو بھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کام کیا ہے, آپ ماشاءاللہ سے وی ور فالوئنگ پیپل لائک یو. اب ڈیٹا بھی بہت سارا بن گیا, اب بہت سارے آرگنائزیشن ساتھ مل کے آپ نے کام کر لیا, اب آپ لوگوں نے پش کرنا ہے, آپ لوگوں نے لوگوں کو ملانا ہے. تو کچھ سوچیے اس بارے میں, کچھ خاص اس پہ توجہ دیجیے کہ جو جڑے تھے ان کو کیسے جوڑے رکھنا ہے. اور جیسے آپ نے کہا بھائی ہر آدمی اپنی آرگنائزیشن چلائے, کوئی کسی کے آ کے سیٹ پہ قبضہ نہیں کر رہا, لیکن جہاں جڑ سکتا ہے وہاں جب جس طرح جڑے تھے ایک ٹیم تو رہنا, ایک بگر ٹیم تو رہنا, تاکہ ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی. سو اس میں میری خاص ریکویسٹ ہے آپ دونوں سے. شازیہ اوور ٹو یو پلیز. بلکہ شازیہ اگر میں آپ سے ایک سوال کر سکوں, ہم میں سے یہاں جتنے بھی موجود ہیں, we feel that you have the best chance of influencing policy. PCP is one of the best examples of charity certification in this region. PCP certification آپ 22-23 سال سے جو دے رہے ہیں, اس کے کوئی نیگیٹو پبلسٹی نہیں ہے, پازیٹیو ویری اسٹرانگ کریڈیبلٹی ہے. اس گڈ ول کو لیوریج کرتے ہوئے آئی وڈ سجیسٹ کہ چاہے این جی اوز کو آپ اپنے ساتھ لے جا کے دھرنا دلوائیں, لیکن کچھ چیزوں میں ریلیف دلوائیے این جی اوز کو, کہ اگر پی سی پی سرٹیفائڈ ہیں تو ایف بی آر کا 236 نہیں ہوگا, یا
कमीशन में 3 साल के लिए वेवर मिल जाएगा. That is because PCP होना भी आसान नहीं है. So I would suggest कि we would really like some outcome. हम वाकई really beg you कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए. और हम बस सब मेरा एक parting note यही है कि आपकी बात को endorse कर रहे हैं. हम सब डॉक्टर एहसन जी, या thank you, जितने भी लोग एहसन बैठे हैं, साहब. हम सब आपकी बातों को endorse कर रहे हैं. जी, thank you so much. I tell you, मेरा ये last note था. We are already engaged with government at multiple fronts, और हमारी यही कोशिश है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि एक enabling environment जो है वो बड़ी must है. The good work जो शाहपुरा साहब ने भी कहा कि partnerships, इकट्ठे होके काम करना, ये एक ऐसी spirit है जो कि हमारे यहाँ not सिर्फ हमारा religion की वजह से है, बल्कि people, Pakistani people with the heart at the right places have brought about amazing changes in the lives of people. And I believe कि ये काम जो है, ये जब तक आपको इसकी environment ठीक ना मिले, ये government के enablers अच्छे ना हो, taxation की आपको उसमें rebates ना हो, आपके पास आपके legal frameworks, easy and accessible registration ना हो, आपकी cross border financing के mechanisms बड़े established हों और बड़े easy to handle हों, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि सिविल सोसाइटी और एनजीओज जो एक अक्रॉस पाकिस्तान और बड़े मुश्किल और अंडरसर्व्ड एरियाज में और बहुत मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये तमाम चीजें उनको ये इनेबलर्स देना इंतहाई जरूरी है. एंड एहसन साहब, आई एम प्लीज्ड टू टेल यू कि ये हमारे बोर्ड लेवल पे भी हमारा बोर्ड इस चीज का बहुत कॉग्निजेंट है. And there are continuous conversations, and we continuously engage with the senior policymakers in Islamabad. We also engage with influencers. We write to the government at multiple levels to see कि जो हमारा ecosystem है, NGOs का, जिनको हम promote करते हैं, good NGOs, उनके लिए जो environment to work है, वो बहुत फैसिलिटेटिव होनी चाहिए. देखें, जिस तरह गवर्नमेंट देती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि बिजनेसेस जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और मुल्क के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं. आई थिंक एक ईज ऑफ डूइंग गुड भी होना चाहिए, यानी कि उन लोगों के लिए जो कि माशरे में उन लोगों को रीच आउट करते हैं जहाँ ज़रूरत है या जिन एरियाज में गवर्नमेंट काम नहीं करी, वहाँ पे भी आपको ये ईज जो है वो गवर्नमेंट को देनी चाहिए बिजनेसेस की तरह. क्योंकि अगर बिजनेसेस आपकी इकोनॉमी को खड़ा कर रहे होते हैं, तो आपकी जो सिविल सोसाइटी है वो आपके सोशल फैब्रिक को और आपकी कम्युनिटीज को मजबूत कर रही होती है, उनके मसाइल हल कर रही होती है. तो आई हेयर यू लाउड एंड क्लियर, एंड आई एम एब्सोल्युटली विद ऑल ऑफ यू ऑन दिस पेज, एंड आई वुड लाइक टू अश्योर ऑल ऑफ यू कि हम इन तमाम एरियाज में जो आपने बात की है, not only at the management level but also at the level of the board, we are actively engaging in this. एक छोटी सी इल्तजा उमर साहब, आपकी इजाजत से शाजिया बीबी के लिए. शाजिया साहिबा, besides this that enabling environment हो और आप उसके लिए जिद्दत कर रही हैं और करेंगी, एक मेरे ख्याल से आज की मीटिंग के बाद ये बात अच्छी लग रही है कि कोई नेशनल लेवल पे हम कोई बहुत बड़ा एनजीओ का कोई एक कॉन्फ्रेंस, मेगा कॉन्फ्रेंस करें ताकि गवर्नमेंट को भी देखे ना पावर आपके एनजीओ का. जब इतना काम आप सब मिलके कर रहे हैं तो यार ये कोई छोटी बात नहीं है कि वी शुड आल्सो मेक आवर प्रेजेंस फेल्ट थ्रू पीसीपी and get all the NGOs together in one platform in Islamabad or Lahore or Karachi, wherever, and have a broad-based agenda. And that is one way of also making the government feel that there are issues, there are, you may want to call the Prime Minister or whoever, the President, but at least hamari sunai ho sake iske zariye. And finally, Umar, I'm leaving. So I just want to catch your point number 3, that the excessive presence of NGOs is counterproductive
there's a question on the table, and I think that NGOs are not here to take over the role of the government. हमारा ये काम नहीं है कि हम कोई, देखें आज TCF 1600 स्कूल चलाता है, कल 16,000 स्कूल भी चला लेगा तो 2.5 लाख स्कूल जो गवर्नमेंट के हैं उसका बदल नहीं है. लेकिन एनजीओ का काम है कि एक रास्ता, एक प्रॉपर क्वालिटेटिव रास्ता दिखाना है, सिस्टमैटिक रास्ता दिखाना है. और मेरे ख्याल से सारे एनजीओ ने ये साबित कर दिया है, चाहे वो चाइल्ड लाइफ हो, चाहे इंडस हॉस्पिटल है, चाहे KDSP है या सिटीजन फाउंडेशन, के सिस्टम ओरिएंटेड सक्सेसफुल काम हमने करके दिखा दिया है. नाउ द गवर्नमेंट इज accepting these facts and government is taking over the good points or the salient features of successful NGOs, chahe wo health mein hai, education mein hai, ya whichever way they are. So my ultimate thing is that NGOs have to be there. हमेशा NGO का रोल बड़ा क्लियर है कि वो राह दिखाना है हुकूमत को एक चेक, जिसको कहते हैं ना, उनकी लगाम को खींच के रखना है कि ये चीज हो सकती है, आप ही के इलाके में आपको हम बता रहे हैं ये इस तरह से काम होता है. और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 30-40 साल में जो NGOs का रोल है वो बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है. थैंक यू एंड खुदा हाफिज. थैंक यू सो मच मुश्ताक साहब, जज़ाकल्लाह खैरन. शाजिया, आपका जवाब रह गया, अगर आप अपना जवाब कंक्लूड कर लें कि उस जो मुश्ताक साहब ने भी बोला, एग्जैक्टली मेरे भी यही पॉइंट था कि जो आपने कहा कि आप जो है गवर्नमेंट के साथ आप राब्ते में रहती हैं और PCP के फोरम से आप लोग उनको बात कर रहे हैं और उनको इन चीज़ों की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा भी यही साथ में गुजारिश थी कि आप हमें अगर, या एटलीस्ट जो बड़े गेम प्लेयर्स हैं जैसे डॉक्टर बारी हो गए, मुश्ताक साहब हो गए, आप उनको लेके, हो सकता है आप ऑलरेडी चलती हों, लेकिन अगर एक फोरम एक बना लें, एक ग्रुप बना लें कि ये जो बड़े लेवल पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो मे बी उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो, आपकी रिक्वेस्ट ज़्यादा वे करे. जी, थैंक यू सो मच. आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट आइडिया. और अभी तक तो ये था कि PCP बोर्ड लेवल से ही इसको इनिशिएट हम कर रहे थे, बट ये जो आपने कहा कि बड़े प्लेयर्स हैं, बारिश साहब हो गए, छापरा साहब ने बड़ी काइंडली जो कहा, एंड जो कॉन्फ्रेंस का आइडिया है, मैंने ये तमाम जो आपके सजेशंस हैं वो अपने बोर्ड के लिए नोट कर लिए हैं. हमारी अपकमिंग बोर्ड मीटिंग आ रही है बिल्कुल मार्च में, and I will give reference to this conversation that we've had, and I'll take it to the board, and देखते हैं कि board इसको किस तरह consider करता है, and I will definitely put in a recommendation कि इस तरह big players का कोई एक influencers का कोई एक group बनाया जाए और उनकी कोई conference या कोई एक panel या कोई भी चीज जो है, let's think a little bit more about it कि इसको flesh it out कि इसको हमने कैसे करना है. And I'll come back to you with all the participants in the forum today with an update कि PCP की जो बोर्ड है वो इसके बारे में क्या सोच रहा है और उसको कैसे लेके हम आगे चल सकते हैं. And I think जो मेरी feeling है वो बड़ी positive ही है, and but फिर भी more conclusively and with much clearer thought, just give me some time to come back to you on this. And at my level, I think this is something very doable, and I think it would be very effective too. And I think very positively in taking this forward. So we look forward to hearing from you soon, inshallah ta'ala. और हमारी अगर कहीं भी आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो we're always there for you. We're always a call away, inshallah ta'ala. This is something really positive and exciting to hear. Shazia, thank you so much for joining us. Inshallah, we'll meet you soon. बहुत बहुत शुक्रिया इस वेबिनार में आप अपने हमारी डिस्कशन में आपने ज्वाइन किया. टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. थैंक यू सो मच. ओके, सो डॉक्टर बारी, एक सवाल उठता है जो आपने माशाल्लाह जितने साल हो गए आपको काम करते हुए, इसमें मेरे ख्याल से 30 साल से तो ऊपर ही हो गए होंगे आपको, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर क्विकली आप हमें और जो आने वाले जो पीढ़ी है जो काम करना चाहते हैं इस फील्ड में,
NGO ورلڈ NGO ڈے کے اعتبار سے کہ آپ نے کیا سیکھا کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں ایک NGO کے, کیا چیزیں بالکل نہیں کرنی چاہیے اور کیا چیزیں بالکل کرنی چاہیے, ضروری ہیں کرنی ایک NGO کو کامیاب کرنے کے لیے یا NGO کو چلانے کے لیے. جو آپ نے جتنا بھی ایکسپیرینس کا نچوڑ ہے وہ اگر آپ تھوڑا ہمیں گائیڈ کرنا چاہیں تاکہ ہم انشاءاللہ سے کچھ سیکھ سکیں. دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے نا, جو بھی کام کرے نا اس کو بڑا سوچیں. مطلب خواب بہت بڑا ہونا چاہیے آپ کا, جو ہے نا ڈریم بڑا ہونا چاہیے, اس کی لمٹ کوئی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ویژن کے لیے یا مشن کے لیے بڑی چیز جو ہے نا, دو چیزیں فیکٹر ہوتی ہیں جس کو آپ اس میں اکاؤنٹ میں نہیں لیتے. ایک کہ آپ کے پاس الٹیمیٹ ٹائم ہے, الٹیمیٹ مطلب انلمیٹڈ ٹائم ہے اور انلمیٹڈ ریسورسز ہیں. کیونکہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو مشن ہے نا, جو مشن آپ کا ہے یا جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا ویژن جو ہے نا, وہ آپ کی زندگی میں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کا ایک پاتھ بنا دیں اور اس پاتھ میں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں لکھا ہے وہاں تک آپ کریں گے, اور اس سے آگے اللہ نے کسی کو ڈیفائن کیا ہو اس کو ٹیک اوور کرنا ہے. دیکھیں ہم لوگوں کے انسانوں کی حیثیت تو بالکل کوئی بھی نہیں ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کائنات بنائی گئی اور اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے 63 سال کی عمر دی, اور اگر افیکٹو دیکھا جائے تو 40 سال میں نبوت آئی اور 40 سال سے 23 سال کے اندر. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے ان کو اٹھایا تو گنتی کے مسلمان تھے, جو کہ عربیہ بھی پورا مسلمان نہیں تھا. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو یہ اربوں عرب سے اوپر مسلمان ہے, اور پھر یہ ایک وقت آئے گا جب تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے, یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ویژن بہت بڑا ہونا چاہیے, اور یہ دوسری چیز یہ ہے کہ یقین اللہ کے اوپر کہ اللہ یہ کرا کے رہے گا. دوسرا یقین بڑا اہم ہے, اور یہی آپ کی سب سے بڑی سورس ہے. یہ جو آپ کی انسپریشن ہے یقین کی ہے. اور جو تیسری بات جو ہے نا اہم ہے کہ آپ کو اپنا آپ کو فنا کرنا ہوتا ہے. آپ کی فنائیت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں اور مطلب مجھے اس سے کوئی وہ ملنا چاہیے, تو وہ پھر آپ کا سارا کام ہی ضائع ہو جاتا ہے. تو اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں آ گئے چیزوں کے اوپر. اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایک ٹیم پلیئر ہونا تو بہت ضروری ہے. آپ کو ایک ٹیم بنا کے چلنا ہے, اور ٹیم کے ساتھ اور کولیبریشن, جیسے کہ ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا وہ دے رہا ہے. اور ایک دوسرے سے ملنے سے میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ مجھ سے اگر میرا ڈونر کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ نے کہاں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں پیسے دوں, اگر مجھے 50,000 دے رہا ہے اور میں اس کو 2 اور اچھی آرگنائزیشن بتا دیتا ہوں کہ جی اورنج ٹری کو دے دیں یا DSP کو دے دیں یا ان کو دے دیں, اپنا TCF کو دے دیں, تو میں نے ہمیشہ دیکھا میرا اگلے سال کا شیئر بڑھ جاتا ہے, وہ کبھی کم نہیں ہوا. لوگوں کو خوف ہوتا ہے نا کہ یار اس کے پاس تو 2 لاکھ روپے, 2 لاکھ کسی طریقے سے پورے کا پورا میل ہے, تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, کیونکہ وہ 2 لاکھ اگلے سال وہ جو 3 ملتے ہیں, وہ 4 ملتے ہیں, وہ بڑھتے ہیں اس کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ آپ اکیلے کوئی کام نہیں, آپ کو ڈیلیگیشن جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے, کہ آپ اچھے لوگوں کو چنیں, اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں اور ان کو لے کے چلیں اور ان کو اوپر اعتماد کریں اور اپنا ڈیلیگیٹ کر دیں. دیکھیں میں اگر ہر چیز پہ میں سائن کروں, ہر کارڈ کو میں ہی اپروو کروں, تو آج ہم یہاں نہ ہوتے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا دی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو یہ کچھ تھوڑے سے جو میری لرننگ ہے جو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور ہیوملٹی جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ آپ کو جو ہے نا, آپ جتنا چاہیں اپنے آپ کو, جتنا آپ اپنے آپ کو دباتے ہیں وہ اپنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی ابھارتا ہے. بڑی زبردست آپ نے بات کری کہ جتنا ہمبل رہیں گے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ
की शान है, अल्लाह ताला उतनी कामयाब करेगा और उतनी आसानियाँ हमारे लिए पैदा कर देता है। और हमने ये देखी हैं, मेरा तजुर्बा आपसे बहुत थोड़ा है, लेकिन मैंने इस छोटे से अरसे में भी ये चीज़ें खुद विटनेस करी हैं। Ali, if you can quickly share your you know experience in a nutshell, कि क्या सीखा, कि क्या अच्छा किया और क्या गलत किया या जो नहीं करना चाहिए था, या एटलीस्ट प्रिंसिपली ये था कि नहीं, ये नहीं करना है। थैंक यू उमर भाई। सो मेरे बहुत मुख्तसर से तजुर्बे के अंदर एक चीज़ जो मैंने देखी जो बेइंतहा इम्पोर्टेंट है वो ट्रांसपेरेंसी है। क्योंकि देखें, जब एक मिसाल देता हूं मैं आपको, जब मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब हम डोनर्स को एंगेज करते हैं ना, तो डोनर कम्युनिटी को जब मैंने देखा है, आई हैव लिटरली सीन वन थिंग दैट दे आस्क फॉर। एक्सप्लिसिटली भी नहीं पूछते, लेकिन नजर आ जाता है कि वो एक चीज सीख कर रहे हैं सिर्फ, क्या आप मेरे पैसे को या मेरी दी हुई डोनेशन या ज़कात को उस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिस मकसद के लिए आपने मांगा और मैंने दिया। ठीक है। So as an organization, as a non-profit organization, transparency is vital, and that ties up with institution building. अक्सर non-profit initiative, देखिए non-profit initiative शुरू क्यों होता है? दुनिया में 3 सेक्टर्स हैं बड़े, जो अगर मैं ब्रॉडेस्ट टर्म्स में बात करूं, नंबर 1 है फॉर प्रॉफिट सेक्टर, यानी कमर्शियल एंटरप्राइजेस एंड बिजनेसेस। दूसरा सेक्टर इज द गवर्नमेंट, and the third sector is the non-profit sector, the NGOs. So इतना बड़ा weightage है इनका. So institution building is extremely important. अक्सर initiatives non-profit शुरू होते हैं from an individual. क्यों शुरू होते हैं non-profit initiatives? एक गैप नजर आता है अक्सर. There are few reasons, लेकिन अक्सर ये होता है कि एक गैप नजर आता है कुछ लोगों को सिविल सोसाइटी के, और वो कहते हैं यार ये गैप एड्रेस ही नहीं हो रहा, तो हम क्यों ना स्टेप इन करके इसको एड्रेस करें। वो शुरू इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल से होता है, लेकिन इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट दैट थॉट इनटू बिल्डिंग एन इंस्टीट्यूशन, ताकि वो काम लंबे अरसे के लिए चले और उससे लोग फायदा उठा सकें। और दूसरी चीज जिस पे मैं बहुत इसरार करूंगा ना, वी लिव इन अ थोड़ा सा, देखें पाकिस्तान इज एन अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन। सर्कमस्टांसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। हम ही लोग अगर कभी बाहर मुल्क में जाके कुछ दिन गुजारते हैं, जब वापस अपने मुल्क में आते हैं तो लगता है एकदम से टेंशन शुरू हो गई, रोड में गाड़ी चलाते हुए टेंशन शुरू हो जाती है, लोगों से बात करते हुए टेंशन शुरू हो जाती है। इट्स अ डिफिकल्ट स्पेस टू वर्क इन, विच इज़ वाई नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव्स ऑल्सो थ्राइव। लेकिन एक चीज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव, देखें हम शुरू करते हैं एम्पैथी की वजह से, एहसास की वजह से। एक गैप नजर आता है, एक नीड नजर आती है कुछ लोगों के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, और हम कहते हैं जी कुछ हमने शुरू करना है इनके तकलीफों को एलिविएट करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए। वो एम्पैथी और एहसास को छोड़े नहीं। मुश्किल वक्त आएगा, जब आपने ये कदम उठाया है तो ये समझ लें कि आपने ये जानते हुए उठाया है कि आप लोगों की मुश्किलात को आसान करने के लिए कोई काम करने जा रहे हैं। So it is not going to be easy. We will always be faced with people who are going and have stress or difficulties. So ehsas, empathy, always believe and always be able to put yourself in the other person's shoes and realize कि वो किस चीज के थ्रू गुजर रहे हैं और वो क्या एसेंस है, क्या रीजन है जिसकी वजह से आपने ये इनिशिएटिव शुरू किया था। Thank you so much, Ali. We're now coming to the end of this discussion. तो मैं एक last चीज शेयर करना चाहूँगा before saying goodbye to everyone, कि जो इस कोविड में हमें भी थोड़ा सा अल्लाह ताला ने थोड़ा हिला के रखा शुरू में, और फिर जब मैंने अपने बड़ों से मशवरा किया, जिसमें बारी साहब यहाँ बैठे हुए मेरे सामने, तो उसमें एक चीज़ जो सबसे बड़ी हमने सीखी वो ये सीखी कि instead of relying upon resources and the situation right in front of you, कि reliance upon Allah Ta'ala and believing in that,
and then leaving the result to Allah Ta'ala totally. تو ہم نے کیا کیا کہ جب ہمیں یہ لگا کہ ہمارے تو اپنے پیسے بھی ریز نہیں ہوں گے اس سال, تو ہم نے کہا کہ نہیں, اس دفعہ تو ہم 10 گنا زیادہ بڑا ٹارگٹ لے کے چلیں گے, کیونکہ ہمارا ایمان اللہ پہ ہے, ہمارا ایمان سامنے والی چیز پہ نہیں ہے. اینڈ بلیو می کہ اٹ از سچ این امیزنگ فیلنگ ٹو شیئر دس ود آل آف یو, کہ بیکاز اٹ از این ایمان ریفریشر, ایک ایمان تازہ ہونے والی بات ہے کہ ہم نے پچھلے 9 سال میں اتنا کام نہیں کیا جتنا ہم نے اس 1 سال میں کام کیا ہے. جب ہمیں اپنے پیسے ملنے کے مشکل تھی کہ ہم اس سال گزاریں گے کیسے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 9 سال سے بڑا کام 1 سال میں کروا دیا ہے. بیکاز وی اونلی ریلائڈ اپون اللہ تعالیٰ, ہمیں سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, بس ہمیں اپنا صرف ایمان ہم نے رکھا کہ نہیں, ہم نے اللہ پہ ایمان رکھنا ہے اور اچھا کام کرنا ہے نیک نیتی سے. سو اس نوٹ پہ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ ایوری ون. ورلڈ این جی او ڈے ہے اور ہماری دعا ہے, ہماری امید ہے کہ یہ پاکستان کے بھی سارے این جی اوز جس طرح امیزنگ طریقے سے کام کرتے ہیں کرتے رہیں گے, جڑ کے کام کریں گے, ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے کام کریں گے, ایک جان بن کے کام کریں گے, ایک یونٹ کی حیثیت سے کام کریں گے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں, کیونکہ اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, تو اپنی ایگوز کو مار کے کام کریں گے, اپنی ذاتیات سے نکل کے بیونڈ کام کریں گے, اور جس خالق کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کریں گے, تو اس میں کوئی سیٹ یا کوئی ایگو کی تو بات ہی نہیں ہے. تو جزاک اللہ خیرن ایوری ون. ڈاکٹر باری, علی اور جو ہمارے باقی مہمان جن کو جانا تھا جو چلے گئے, ان کا بھی میری طرف سے بہت شکریہ. تمام این جی اوز کے لیے ہمارے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے کام لیتے رہے اور اللہ تعالیٰ اس مشکل سے بھی ہمیں جلد جو ہے نجات دلائے. Any ending note that you want to share before leaving this session? بس میرا خیال میں عمر بھائی تھینک یو کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا, لوگوں کو جمع کیا, اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور ہم سب کو جنت میں ساتھ رکھے. آمین آمین سم آمین. آمین. تھینک یو عمر بھائی, تھینک یو فار دی اپرچونٹی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اس طرح کی آپ کی ایفرٹس جاری رہیں. ہم سب کو انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ ایوری ون. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. پاکستان زندہ باد.